मित्रों नमस्कार, मैं प्रोफेसर ब्रज किशोर शर्मा। आज मेरे वीडियो का विषय है आपातकाल बनाम संविधान की हत्या। इस आपातकाल से जो मेरा तात्पर्य है, जो 25-26 जून 1975 को आपातकाल लागू किया गया था। अब उसके लगभग 49 वर्ष हो चुके हैं और 50 वर्ष अगले साल हो जाएंगे, तो 50 वर्ष में भी मानते हैं कि अब उस घटना का इतिहास लिखने का समय आ गया है। और जो इतिहासकार है वो घटना का विश्लेषण घटना के समय करने में उतना सक्षम नहीं होता है जितना कि घटना के एक लंबे अंतराल के बाद उस घटना पर विचार करता है, क्योंकि तब तक काफ़ी तथ्य और काफ़ी लिटरेचर क्रिएट हो चुका होता है, तो एक व्यवस्थित इतिहास लिखा जा सकता है। यूँ तो आपातकाल के ऊपर आपातकाल की समाप्ति के तुरंत बाद भी काफ़ी पुस्तकें लिखी गई, बाद में भी लिखा गया है, किंतु अभी भी एक ऐतिहासिक दृष्टि से जो उसका एक व्यवस्थित इतिहास होना चाहिए वो दिखाई नहीं दे रहा है। मित्रों, मैं उन श्रोताओं से आग्रह करूंगा जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे नैतिक बल प्रदान करें। जो आपातकाल इतना बड़ा अध्याय है, उसको एक वीडियो में तो कवर करना बहुत ही मुश्किल है, किंतु मैं आज के इस वीडियो में संक्षिप्त में संपूर्ण आपातकाल के जो पक्ष हैं उस पर विचार करूंगा। किंतु यह अपने आप में पहला भाग ही है आपातकाल के ऊपर। इसके बाद आपातकाल के विभिन्न मुद्दों पर और संविधान के विभिन्न मुद्दों पर कि संविधान के साथ कहाँ कहाँ छेड़छाड़ हुई और कहाँ कहाँ नागरिक अधिकारों का हनन हुआ, इस पर विस्तार से भी अलग वीडियो बनाने का विचार है। तो हमें सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि भाई ये आपातकाल लगा क्यों। मैं आपको ज़्यादा पुराने इतिहास में नहीं ले जाऊँगा, किंतु इंदिरा गांधी जो 1969 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु उपरांत 1966 में प्रधानमंत्री बनी, और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद कांग्रेस में तो गुट तो पहले से ही मौजूद थे। एक प्रगतिशील गुट था और एक जो है मतलब एक को कहें हम वामपंथी गुट था, दूसरा दक्षिणपंथी गुट था। दोनों के मध्य संघर्ष तो था, किंतु नेहरू ने अपने कार्यकाल में उसे बैलेंस करके रखा। और जब इंदिरा गांधी आई, उन्होंने वही वामपंथी कहें उसके मतलब लेफ्ट तो क्या कहें प्रोग्रेसिव पॉलिसीज़ को जो अपनाया, तो जो दक्षिणपंथी दकियानूसी तत्व थे वे उसके अगेंस्ट हो गए। उसका परिणाम निकला 1969 में पार्टी का विभाजन हो गया। पार्टी के विभाजन के बाद दो संगठन हो गए, एक कांग्रेस ओ और एक कांग्रेस आर। ये दो जो संगठन चले, इसमें इंदिरा गांधी की तरफ अधिक लोगों का रुझान रहा और इंदिरा गांधी ने अपनी स्थिति का आकलन करते हुए 1971 में दिसंबर 1970 में लोकसभा भंग कर दी, 71 में चुनाव करवाए और उन चुनावों में भारी बहुमत से उसकी पार्टी जीती। 518 के सदन में 352 सीटें इंदिरा गांधी की कांग्रेस के पास रहीं। तो उसके बाद जो उसकी प्रगतिशील नीतियां थीं बड़ी तीव्रता से आगे बढ़ी, चाहे वो बैंकों के राष्ट्रीयकरण का, जो तो राष्ट्रीयकरण 1969 में हो गया था, किंतु उसे सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश कर दिया। तो उसके बाद राष्ट्रपति के अध्यादेश से उसे आगे कंटिन्यू किया गया। इसी तरह से देखते हैं कि प्रिवी पर्स और राजाओं के पेंशनों का मामला था, ये भी सुलझा, ये इसके आदेश भी हो गए थे, किंतु इसे भी कोर्ट ने डेफर किया। ये पार्लियामेंट के जो उच्च सदन है राज्यसभा, उसमें एक वोट से ये गिर गया। तो जब ये बड़ी शक्ति के साथ चुन के आई, तो उन्होंने तीव्र गति से अपनी प्रगतिशील नीतियों का आगे बढ़ाया। उन्होंने बैंकों के बाद देखते हैं कि 1972 में जो जितने भी जनरल इंश्योरेंस कंपनीज थी, उन जनरल इंश्योरेंस कंपनीज का और कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया और शहरी भूमि जो था अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट को लागू किया, जिसके अंतर्गत शहरों में आवास की परेशानी को दूर किया जा सके और जो लोग बड़े बड़े भूखंड या बड़ी बड़ी ज़मीन लेके बैठे हैं उन पर कंट्रोल किया जाए। तो ऐसी अनेक चीज़ें हम देखते हैं कि उसने
1974 से। इसी बीच देखें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो 1971 में इलेक्ट हुई हैं, उनकी सरकार ही आई, उसी के बाद बांग्लादेश का मसला शुरू हो गया और उसमें भी निर्णायक भूमिका इंडिया की रही। इंडिया ने ही अपने सहायता से ये बांग्लादेश को अलग से क्रिएट कर दिया ताकि पाकिस्तान की जो एक शक्ति थी वो कुछ कमज़ोर हुई। तो इस तरह से उसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी। किंतु जो 71 का चुनाव था उसमें ये घटना ऐसी हुई कि उसके चुनाव को उनके जो अगेंस्ट प्रत्याशी थे, ये जो है नेताजी राजनारायण ने इनके चुनाव को चैलेंज किया कोर्ट में और उन्होंने बताया कि इसमें सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है। इसको लेकर के ये कोर्ट का मामला चलता रहा और जो कोर्ट का मामला है ये देखते हैं कि 12 जून 1975 को फैसला आ गया। उसमें इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया गया और उन्हें 6 वर्षों के लिए इस पद पर रहने से और पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने से अयोग्य करार दे दिया। तुरंत जो इंदिरा गांधी ने इसे अपील में गई सुप्रीम कोर्ट में वेकेशनल जज थे, उस समय वेकेशन चल रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, तो वेकेशनल जज ने एक व्यवस्था दी कि जब तक सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच इस मसले पर, इस अपील पर विचार नहीं करती तब तक इंदिरा गांधी अपने पद पर बनी रह सकती हैं। उन्होंने भी उस निर्णय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किया था उसको क्वेश्चन नहीं किया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के वेकेशनल जज ने ये अपने स्तर पर ये फैसला देना उचित नहीं समझा और जब नॉर्मल कोर्ट आएगा तो देखें। तो यहाँ से ये लगने लगा। अच्छा, इधर देखें 1974-75 ये दोनों वर्ष बड़े क्रिटिकल थे। गुजरात में छात्रों का एक भयानक आंदोलन हुआ, उसी पैटर्न पर बिहार में भी छात्र आंदोलन हुआ और बिहार के छात्र आंदोलन से ही जयप्रकाश नारायण का जो संपूर्ण क्रांति का आंदोलन था वो आया। तो इस तरह से एक अशांति का वातावरण पैदा हो गया था। यही नहीं बल्कि जो लोग इंदिरा गांधी से व्यक्तिगत तौर पर, खास तौर पर वे पूंजीपति जो बैंकों और इंश्योरेंस कंपनीज के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में नहीं थे, वो इनके खिलाफ हो रहे थे। राजे महाराजे जिनके प्रिवी पर्स पेंशन ले ली गई थी वो इनके खिलाफ हो रहे थे। इसके अलावा जो भूतपूर्व भूस्वामी जो कि जमींदार, जागीरदार या पटेल, अनेक जो तरह के वो जो बिचौलिए थे उनकी ज़मीनें जाने लगी थी। सीलिंग एक्ट को लागू किया जा रहा था तीव्रता से। इसी तरीके से और भी अनेक असंतुष्ट तत्व एक साथ होकर के, और इसमें ऐसा नहीं है कि ज़्यादातर तो दक्षिण पंथी तत्व भी थे, लेकिन वामपंथी भी अपने सक्रिय थे। और इसी समय आपको याद होगा कि जो नक्सलवादी आंदोलन है, माओवादी गुट, वे भी सक्रिय थे। तो कुल मिलाकर के ऐसी स्थिति आ गई थी कि आंतरिक अशांति का वातावरण नज़र आने लगा था और ये उनका अपना मूल्यांकन था। जरूरी नहीं है कि जो उन्होंने कहा, इंदिरा गांधी ने कहा कि ऐसी स्थिति है, ये सच हो, इसमें पूर्णतः झूठ भी नहीं है, किंतु सच्चाई और झूठ के बीच भेद करना होगा कि इसका रेशो क्या रहा होगा। तो मैं इस पर और आगे विचार ना करके, लेकिन जैसे लंबी रेलवे की हड़ताल चल गई, आए दिन तालाबंदी होने लगी, पब्लिक सेक्टर के कारखानों में ज़्यादा हड़तालें होने लगी, अनेक चीज़ें हैं जिनका एक अलग से इस पर मैं बाद में एक वीडियो बनाऊंगा, जो पहले बनाना चाहिए था कि क्यों इमरजेंसी ज़रूरी हो गई थी, इसे मैं बाद में बनाऊंगा। तो अभी हम इमरजेंसी के ऊपर ही कंसंट्रेट करके अपनी बात करें। तो फखरुद्दीन अली अहमद उस समय राष्ट्रपति थे। इंदिरा गांधी ने संविधान की धारा 352 के अंतर्गत जो प्रावधान था आपातकाल का, और उस आपातकाल के को परिभाषित भी किया गया था, उसमें जो स्थितियां बनी थी उसके अनुसार इंदिरा गांधी ने ये रिकमेंड किया कि अब आपातकाल, इन स्थितियों को देखते हुए आपातकाल लगाना अनिवार्य हो गया है। तो उन्होंने 25 जून 1975 को तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के समक्ष ये प्रस्ताव भेजा कि आपातकाल की घोषणा कर दी जाए। ये कोइंसिडेंस है कि जो बड़ी कई बार लगती है कि भारत का जो जन्म है वो भी आधी रात को ही हुआ था, और ये जो आपातकाल है ये भी आधी रात को ही लागू हुआ था। इसके बाद जीएसटी भी आधी रात को ही लागू हुआ था। यहाँ पे तो जो काम हैं
रात्रि में पता नहीं क्यों, हो सकता है भगवान कृष्ण का जन्म भी आधी रात को ही हुआ था, तो ये 25 जून की आधी रात, मतलब लगभग 26 जून हो गई थी, तब से आपातकाल लागू कर दिया। तो इंदिरा गांधी ने जो सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया थी उसको निलंबित कर दिया, और सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया से मतलब है जो नागरिक अधिकार हैं उन नागरिक अधिकारों को भी निलंबित कर दिया गया। किंतु साथ ही साथ उन्होंने जब इसकी घोषणा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए रात को 12 बजे, तब उन्होंने राष्ट्र के नाम एक संदेश में इस बात से स्पष्ट भी किया कि कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। स्थितियाँ ऐसी बन गई थी कि मैं अपनी प्रगतिशील नीतियों को लागू करना चाहती थी जिसमें अनेक बाधाएं आ रही थी, इसलिए मजबूरन लगाना पड़ा है। लेकिन जो ही स्थितियाँ सामान्य होंगी पुनः प्रजातंत्र या कहें सामान्य जो राजनीतिक प्रक्रिया है या जो सामान्य राजनीति है उसको फिर बहाल कर दिया जाएगा। इस बाबत उन्होंने एक लंबा उनका संदेश है जो कि प्रसार भारती ने जो जनता के नाम संदेश था प्रसार भारती ने प्रसारित किया, तो उसमें से भी हमें पता चलता है कि ऐसी क्या स्थिति थी। संविधान में जो जितने भी नागरिक अधिकार थे उनको खास तौर पर, और जिसमें खास तौर मौलिक अधिकार और जो नागरिक मतलब होती है सिविल लिबर्टीज़, तो सिविल लिबर्टीज़ और फंडामेंटल राइट्स इनका खास तौर पर हनन किया गया। समाचार पत्रों पर सेंसरशिप लगा दी गई और विरोधी दल के नेताओं को बंदी बना लिया गया। 26 जून 1975 को मुख्य नेताओं को मीसा के अंतर्गत बंदी बनाया, जिसमें जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह, राजनारायण और भी मधुलिमीय अनेक प्रमुख नेता इसमें शामिल थे। और इसमें एक कांग्रेस का असंतुष्ट नेता जो कभी युवा तुर्क के नाम से प्रसिद्ध हुआ था, चंद्रशेखर भी शामिल था। इसके अलावा अनेक शिक्षा शास्त्री, संपादक, ट्रेड यूनियन के नेता, छात्र नेता और काफ़ी लोग जेलों में डाल दिए गए थे। अनेक गिरफ्तार लोगों को धीरे धीरे समय के साथ मुक्त भी किया जाता रहा, लेकिन खास तौर पर जयप्रकाश नारायण को दिसंबर 1975 में ही रिहा कर दिया गया क्योंकि उनका स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया था। 1976 के आरंभ में ही चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी को भी जेल से रिहा कर दिया गया। तो ये क्रम जो है चलता रहा, लेकिन खास तौर पर जो अनेक चरमपंथी सांप्रदायिक संगठन और अति वामपंथी संगठन थे उनमें आरएसएस, जमाते इस्लामी और माओवादी सीपीएमएल के नाम से इस पार्टी को जानते थे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, इन जैसे संगठनों को प्रतिबंधित कर दिया गया, इन पर बैन लगा दिया गया। आपातकाल के दौरान जो गिरफ्तारियों का दौर है वो क्रम से जारी रहा। प्रारंभ में तो कुल 10,000 लोग ही जेल में गए थे, लेकिन धीरे धीरे जेल में जाने वालों की संख्या 1 लाख को पार कर गई। कुल 19 महीने, मतलब 19 महीने वहाँ से मानते हैं जब चुनाव घोषित हो गए, तो 19 महीने के दौरान जो गिरफ्तारियां हैं उनकी संख्या 1 लाख हो गई। बट एट ए टाइम 1 लाख लोग नहीं रहे, समय समय पर इस संख्या घटती बढ़ती गई। इन बंदियों में केवल राजनीतिक बंदी नहीं थे, इनमें समाज विरोधी तत्व भी शामिल थे, जिसमें स्मगलर, जमाखोर, कालाबाजारी, गुंडे मवाली आदि माफिया जैसे लोगों को अंदर डाल दिया गया। आपातकाल में संसद को अप्रभावी बना दिया गया और विरोधी दल के संसद सदस्य जो जेल में नहीं थे उनको भी कोई नागरिक अधिकार नहीं रह गए थे। उन्होंने तो फिर राज्य सरकारों पर कड़ा नियंत्रण कायम कर दिया गया। राज्य सरकारें खास तौर पर एक तो तमिलनाडु और दूसरा गुजरात, इन दो चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया। उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों को बदल दिया गया। तो इंदिरा गांधी का कांग्रेस पार्टी और सरकार पर कड़ा नियंत्रण कायम हो गया और वे अपने और जो आंतरिक प्रजातंत्र था कांग्रेस पार्टी के अंदर उसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। तो तानाशाही प्रवृत्ति हर तरह से प्रधानमंत्री की दिखाई दे रही थी। लेकिन ये जो फिर अंत में इनका जो संविधान संशोधन था 42वां संविधान संशोधन सीधे संविधान के ऊपर प्रहार था। अब इससे संविधान की हत्या हुई कि नहीं हुई ये तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन संविधान पर
एक अटैक था, और उसमें खास तौर पर इस 42वें संशोधन के साथ ही जो प्रियम्बल था संविधान का, संविधान की जो प्रस्तावना थी, उस प्रस्तावना में परिवर्तन किया गया। उस परिवर्तन में वैसे तो हम सॉवरेन भी थे, डेमोक्रेटिक भी थे, ये दोनों शब्द संविधान में थे, किंतु दो और शब्द जुड़ गए, जिसमें सेकुलर और सोशलिस्ट। इन सेकुलर और सोशलिस्ट जो शब्द थे, उस समय तो समय की मांग थी, किंतु बाद में जिस तरह से दक्षिणपंथी ताकतें थोड़ा मजबूत होने लगी, तो उनको इन दो शब्दों से आपत्ति होने लगी, क्योंकि सेकुलर होने का मतलब होता है कि आप धर्मनिरपेक्ष थे, धर्मनिरपेक्ष, ये सारे तत्व पहले से भी संविधान में सब जगह मौजूद थे, किंतु प्रियम्बल में क्लियरली मेंशन नहीं थे, इनको क्लियरली मेंशन कर दिया गया। इसके अलावा खास तौर पर जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इन पर में कटौती की गई और पार्लियामेंट के अधिकारों में बढ़ोतरी की गई। साथ ही साथ जो पार्लियामेंट के निर्णय हैं, इनकी जुडिशियल रिव्यू, इसको हम कहेंगे कि न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, ऐसी चीज़ें इसमें तय की गई। तो इससे ये हुआ कि उन्होंने राजनीतिक अपनी शक्तियों, संविधान में नेताओं की शक्तियों को बढ़ा दिया, लेकिन जनता की शक्तियों को कम कर दिया। किंतु उनका कहना ये था कि न्यायपालिका जो है वो कई बार संविधान के नाम पर और मौलिक अधिकारों के नाम पर जो गरीबों के हितवर्धक कानून हैं, उनको बनने से भी रोकती है, जिसमें खास तौर पर उदाहरण दिया गया प्रिवी पर्सों के मसले पर जब हुआ, या उसके पहले प्रिवी पर्स के तो बाद में भी काफ़ी मुकदमे चले, मुकदमे 75 तक चले हैं। और इधर जो है बैंकों के राष्ट्रीयकरण का, इसके अलावा और लैंड सीलिंग एक्ट वगैरह, क्योंकि इसमें आपको प्रॉपर्टी राइट था, और प्रॉपर्टी राइट में आप किसी की प्रॉपर्टी कैसे ले सकते हैं। इसी तरह से राष्ट्रीयकरण के मामले में कि आदमी को अपना व्यवसाय करने की आज़ादी है, अगर कोई आदमी बैंक कर रही है, उसकी बैंक को आपने नेशनलाइज कर दिया, तो क्या करेंगे। तो ये तमाम प्रश्न, ऐसा नहीं है कि एक पक्षीय है, दोनों पक्ष इसके हैं कि अगर फंडामेंटल राइट्स एक्सक्लूसिव ना छोड़ करके उन पर सर्टेन प्रतिबंध लगा दिए गए। और उनका ये कहना था कि भूमि सुधारों में भी सबसे बड़ा बाधक जो है ये फंडामेंटल राइट या ये मौलिक अधिकारों के नाम पर जो सक्षम वर्ग हैं, वे गरीबों को अधिकार देना नहीं चाहते। तो जो संविधान संशोधन है, इस पर बाद में और भी हम बात करेंगे। तो इस तरह से ये स्थिति ये हो गई कि हर तरफ से जनता ने प्रारंभ में आपातकाल को बड़े सीरियसली लिया। उनको लगा कि ठीक है, ये कानूनन है, संविधान के प्रावधान के अंतर्गत है, और इसे पार्लियामेंट और कैबिनेट ने भी अप्रूव किया है। तो पार्लियामेंट और कैबिनेट ने इमरजेंसी की घोषणा करने के पहले अप्रूव नहीं किया था। ऐसा प्रावधान था कि यदि किन्हीं कारणवश आपातकाल लगाना पड़े, तो 1 माह की अवधि में इसे पार्लियामेंट से और कैबिनेट से अप्रूव करवा लिया जाए, वहाँ से उसका अप्रूवल के बाद ये लीगल होगी। तो ये जो है वो तो दिक्कत ही नहीं थी कि पार्लियामेंट एक पक्षीय हो गई, तो पार्लियामेंट में कोई भी निर्णय करवाया जा सकता था, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। तो इसमें इसको अप्रूव कर लिया गया। और जब प्रारंभ में शुरू में एक तो क्या हुआ, बंदियों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं थी, 10,000 लोग ही थे। तो लोगों को लगा ठीक है, जो ज़रूरी है वो जो वही किया गया है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि अनुशासन और सार्वजनिक जो व्यवस्था थी वो कायम होने लगी, और लोगों को ये महसूस होने लगा कि आए दिन की हड़ताल, आए दिन के बंद, आए दिन के जो हिंसात्मक प्रदर्शन तक हो रहे थे, उन सब से अराजकता फैल सकती थी। तो अराजकता से हमको बचा लिया और कानून व्यवस्था बच गई, ताकि अब देश ठीक से चलेगा। शहरों में अपराधों में कमी आई, घेराव और जो अनियंत्रित कभी कभी हिंसक प्रदर्शन होते थे वो समाप्त हो गए, माहौल में तनाव कम हुआ, विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों परिसरों में भी शांति स्थापित हो गई, विद्यार्थी और शिक्षक अपने अध्ययन अध्यापन कार्य में जुट गए। तो कुल मिलाकर के प्रारंभिक तौर पर तो ये अच्छा लगा। कानून प्रशासन के जो सुधार हुआ उससे लोग बहुत खुश थे, क्योंकि जो प्रशासनिक इम्प्रूवमेंट है वो तुरंत प्रभाव से हुआ, वो दिखाई भी देने लगा। सरकारी कर्मचारी समय पर आने लगे और जनता के साथ सद्व्यवहारी हो गए, उनका व्यवहार में सुधार हुआ। साथ ही साथ तस्करों, जमाखोरों, कालाबाजारियों और गैर कानूनी काम करने वालों और टैक्स की चोरी करने वालों, इनको जब सलाखों के पीछे पहुंचा दिया तो अर्थव्यवस्था में भी नाटकीय सुधार हुआ। आवश्यक वस्तुओं के दाम और उपलब्धता दोनों सुनिश्चित की गई।
हर दुकान पर, खुदरा दुकान पर भी अपने स्टॉक का और रेट का डिस्प्ले करना होता था। 1 जुलाई 1975 को प्रधानमंत्री ने 20 सूत्री कार्यक्रम, इंदिरा गांधी का 20 सूत्री कार्यक्रम बहुत प्रसिद्ध है जो आज तक चलता है, 20 सूत्री कार्यक्रम घोषित किया। इस 20 सूत्री कार्यक्रम को हम एक एक अगर सूत्र को देखें तो वे जन कल्याण को लेकर के, देश के विकास को लेके और राष्ट्र के विकास को से जुड़े हुए मुद्दे थे और वे काफ़ी लोकप्रिय भी हुए। उन्हीं के अंतर्गत गांव के गरीबों का उत्थान कार्यक्रम खासतौर पर चलाया गया। भूमिहीन मजदूरों को की ऋण माफ़ी की गई। लघु किसानों और शिल्पकारों को वैकल्पिक वित्तीय व्यवस्था की गई जिसमें कि जो मनी लेंडर है, साहूकार के शोषण से बच सकें। साहूकारी व्यवस्था पर भी अनेक प्रतिबंध लगाए गए। बंधक मजदूर व्यवस्था समाप्त कर दी गई। भूमि हदबंदी कानून सख्ती से लागू की गई। भूमिहीनों को भूमि आवंटित की गई। भूमिहीन मजदूर और कमज़ोर तबके के लोगों को मकान बनाने के लिए प्लॉट्स दिए, ज़मीनें दी। कृषि मजदूर की न्यूनतम मजदूरी संशोधित हो गई। हाथकरघा उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए विशेष प्रयास किए गए। ग्रामीण जन और किसानों को साहूकारों से मुक्ति दिलवाई गई। तो ऐसे बड़े काम इसमें हुए, किंतु 20 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन में खास तौर पर जो बड़े भूस्वामी थे, धनी किसान थे, जिनको कि मजदूरों के साथ जिनका अंतर्विरोध था उनका, और जो ऐसी नौकरशाही थी जो गरीबों के प्रति सिंपैथेटिक नहीं थी, उन्होंने बाधाएं उत्पन्न करना शुरू कर दिया। लोगों ने आपातकाल को इसलिए स्वीकार किया कि यह कानूनी, संवैधानिक और अस्थायी स्वरूप की थी। अगर ये लगता कि ये स्थायी तौर पर लग गई है तो लोग विद्रोह कर सकते थे। यह संविधान की धारा 372 के अंतर्गत थी। इससे पार्लियामेंट की स्वीकृति थी एवं न्यायालय द्वारा भी इसका रिव्यू किया जा चुका था। तो इंदिरा गांधी लगातार जोर देकर ये कहती रही कि उनकी प्रतिबद्धता बहुदलीय डेमोक्रेसी में है और जो ही सामान्य स्थितियां आएंगी वे प्रजातंत्र को पुनः बहाल करेंगी, चुनाव करवाएंगी। तो आपातकाल 6 महीने तो बड़ा ठीक से चला, किंतु जनवरी 1976 से ये कमज़ोर पड़ने लगा क्योंकि जनता का धैर्य टूटने लगा था। तो और ख़ास तौर पर जून 1976 जब पूरा 1 वर्ष हो गया आपातकाल को, तब तो लोगों का में असंतोष पनपने लगा था। इसका सबसे बड़ी बात ये थी कि जो आर्थिक राहत महसूस हुई थी इमीडिएटली, वो आर्थिक राहत अब जो है नहीं दिख रही थी। ऐसे कुछ आर्थिक कारण हुए जिसके बारे में मैं बताऊंगा। खास तौर पर कृषि उत्पादन गिरने लग गया और जो भ्रष्टाचारी, कालाबाजारी, जो स्मगलर, ये आपातकाल का जो उनको आघात लगा था, आपातकाल का जो शौक लगा था, उससे बाहर आ गए थे और उन्होंने अपने व्यवसाय को फिर नए तौर तरीक़ों से बहाल कर लिया। तो कुल मिला करके आर्थिक स्थितियां उनकी फिर से डाउन होने लगी। इधर जो है संगठित जो क्षेत्र थे मजदूरों का, जो गरीब था, असंगठित था, उसके लिए तो आपने कर दिया, लेकिन जो संगठित था उसको सबसे बड़ी क्या हुआ कि वेतन नहीं बढ़ रहा था, बोनस नहीं मिल रहा था, महंगाई भत्ते नहीं मिल रहे थे, हड़ताल से उनको वंचित कर दिया गया था। तो कुल मिला करके उनकी आय में स्टैग्नेशन, ठहराव आ गया था और खर्चे वही की वही थे। तो वे भी आर्थिक कमजोरी महसूस करने लगे। दूसरा क्या है, मालिकों के उनके ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब हाई हैंडेडनेस हो गई। तो ऐसी स्थिति में वे दुखी होने लगे। इधर सरकारी कर्मचारी जिन और अध्यापक जो कि निचले स्तर पर आते हैं, उन्हें एक तो उन्हें अपने कार्यस्थलों पर तो अनुशासित किया ही गया कि वे वहाँ समय पहुँचे, सब वो काम करें, साथ ही साथ उनको नसबंदी के कार्यक्रम में लगा दिया गया, उनको कोटा दे दिए गए। कोटा पूरे करने के लिए उनको इंसेंटिव की बात तो की गई, लेकिन उन इंसेंटिव्स का कोई मतलब नहीं था। तो ऐसी स्थिति में जो ये लोग हैं, ये असंतोष इसमें, और फिर अब डर के मारे के साए में लोग जीने से थक चुके थे। खास तौर पर जो कार्यक्रम था 20 सूत्री कार्यक्रम, वो पुराने ही ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में था, उसके वांछित परिणाम भी सामने नहीं आ रहे थे। तो सितंबर 1976 में 42वां संविधान संशोधन जब किया गया, सितंबर 1976 में लगभग इमरजेंसी पूर्ण होने को है, तो संविधान संशोधन किया गया। उसका बुद्धिजीवियों, पत्रकारों, वकील और मध्यम वर्ग के लोगों ने ये माना कि संविधान का जो मौलिक स्वरूप है उसका में परिवर्तन किया जा रहा है और इससे जो न्यायिक अधिकार हैं आम जन के, वे कमज़ोर पड़ जाएंगे। और सबसे बड़ा कारण ये हुआ
कि 1976 में आपातकाल लगने के बाद से, खासतौर पर अप्रैल 1976 से संजय गांधी के नेतृत्व में यूथ कांग्रेस बहुत आगे बढ़ रही थी। संजय गांधी एक बहुत बड़ा कारण था इस आपातकाल के फेल्योर का और आपातकाल की बदनामी का। अप्रैल 1976 में संजय गांधी एक शक्ति के रूप में उभर करके आया। कांग्रेस में उसके पास और सरकार में कोई पद नहीं था, किंतु वह सरकार के प्रशासन में हस्तक्षेप करने लगा। कैबिनेट मंत्री, कांग्रेस के नेता, मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नौकरशाह उसकी आज्ञा मानने लगे थे। कांग्रेस में वह युवा कांग्रेस के नेता के रूप में उभरा। युवा कांग्रेस पैतृक संगठन से भी महत्वपूर्ण संगठन हो गया, उससे भी भारी हो गया। कांग्रेस को भी वो ओवररूल करने लगा। जुलाई 1976 में संजय गांधी ने एक 4 सूत्री कार्यक्रम के 20 सूत्री कार्यक्रम इंदिरा गांधी के थे ही, संजय गांधी ने 4 सूत्री कार्यक्रम रखा, जो अगर सूत्रों की व्याख्या करें तो बहुत ही अच्छे थे, किंतु लोग उनके लिए साथ तैयार नहीं थे। उन 4 में सबसे पहला था दहेज प्रथा को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया जाए। परिवार नियोजन, जब 2 से अधिक बच्चे ना हों, ये इसके लिए ये नहीं दहेज प्रथा पर रोक इस तरह से नहीं, गैरकानूनी करार दे दिया, लेकिन लोगों को भी इसके लिए शिक्षित करने की बात की गई ताकि दहेज प्रथा पर रोक लगे। परिवार नियोजन, 2 बच्चों से अधिक बच्चे ना हों। तीसरा था वृक्षारोपण और चौथा था साक्षरता। तो ये 4 कार्यक्रम, और जो ब्यूरोक्रेट्स थे वो 20 सूत्री कार्यक्रम को तो पीछे छोड़ दिया और इस 4 सूत्री कार्यक्रम को आगे लेके बढ़े। और इसमें से भी सबसे बड़ा सूत्र पकड़ा इन्होंने परिवार नियोजन का, और परिवार नियोजन को बहुत ही सख्ती के साथ बढ़ाने की कोशिश की। इधर जो संजय गांधी हैं, इसमें भी उनकी खराबी नहीं थी, किंतु वो क्या है कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, एक्स्ट्रा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स जिस तरह वो यूज कर रहे थे, जिस तरह से मनमानी तरीके से यूज कर रहे थे, वो सबसे कष्ट का कारण था। और जब वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपनी योजनाएं, उसमें क्या लोगों को कष्ट हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहे हैं, इस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। जैसे वे चाहते थे संजय गांधी के शहरों का सौंदर्यीकरण हो, अवैध निर्माणों को हटाया जाए, अवैध कॉलोनियों को हटाया जाए, मोन्यूमेंट्स जो हैं, स्मारक हैं, उनको संरक्षित किया जाए। तो इस दृष्टि से बाजार, पार्क और इन सबको साफ किया जाए, इसके लिए उन्होंने कार्यक्रम चलाया जो बड़े शहरों में खास तौर पर चला, जिसके अंतर्गत अनेक बस्तियां भी उजड़ गई, अनेक लोग बेघरबार भी हो गए। तो ये जो है शहरी जो गरीब थे उनमें बहुत अलोकप्रियता का कारण बना। और इधर जो परिवार नियोजन है उसमें अनिवार्य नसबंदी की बात आने लगी। खासतौर पर कर्मचारियों को तो नसबंदी हुई ही, और ऐसी कुछ काम अफवाहों ने किया। जैसे मैं तो खुद उस समय एमए का विद्यार्थी था, मुझे अब तक याद है, लोग कहते थे कि उस तरफ मत जाना, उस चौराहे पे नसबंदी वाले खड़े हैं, पकड़ के नसबंदी कर देते हैं। ऐसे प्रचार भी किए गए, जैसा कुंवारों की नसबंदी हो गई, बिना बच्चे वालों की नसबंदी हो गई। कुछ केसेस हुए भी, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं था कि आम कोई कत्लेआम हो रहा था। लेकिन ये जरूर है कि खासतौर पर सरकारी कर्मचारी, स्कूल टीचर्स, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, चाहे वे डॉक्टर हों, चाहे वो नर्स हों, चाहे वो कंपाउंडर हों, उन सबका कोटा फिक्स कर दिया गया। और ब्यूरोक्रेट्स ने भी बढ़ चढ़ करके इसे आगे बढ़ाया। कलेक्टरों ने जो है कोटे दे दिए और कर्मचारी उस कोटे को अचीव करने के में लग गए। तो कुल मिला करके स्थिति बड़ी बद से बदतर होने लगी। तब ये लगने लगा कि यदि, क्योंकि इंदिरा गांधी ने जब सत्ता में आई थी 1971 में, तो वो गरीबी हटाओ का नारा लेके आई थी। उन्होंने गरीबों के हितैषी काम भी किए थे, और भी उन्होंने उनके जो हैं आम जन के लिए काफ़ी उनके काम थे, काफ़ी उनके अचीवमेंट्स थे। तो उनको लगने लगा कि जिस उद्देश्य से ये आपातकाल लगाया, अगर इसको आगे कंटिन्यू किया तो जो उन्होंने एक शोहरत और एक जो अर्जित की है गरीबों की तरफ से, वो सब मटिया मेट हो जाएगा। तो उन्होंने अचानक, जबकि वो 1 साल का पार्लियामेंट का एक्सटेंशन कर चुके थे, क्योंकि मार्च 1976 तक तो उनका कार्यकाल था ही, और उसे 1 साल और बढ़ा दिया गया। लेकिन वो 1 साल का इंतज़ार न करके उन्होंने एक साल का बढ़ा दिया, वो पूरा हुआ, आगे ना बढ़ा करके अचानक 18 जनवरी 1977 को, मार्च 1977 में लोकसभा के चुनाव घोषित कर दिए। चुनाव घोषित करते ही आपातकाल हटाया तो नहीं, किंतु राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया गया, प्रेस सेंसरशिप हटा दी गई, सभा करने पर रोक हटा दी गई, जुलूस आदि पर भी, रैली पर भी रोक हटा दी गई, और राजनीतिक दलों को अपना चुनाव अभियान चलाने के लिए पूरी आज़ादी दी गई।
तो इस तरह से ये जो एक काला अध्याय, कई बार कहते हैं भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय आपातकाल, मैं इससे पक्के तौर पर नहीं कहता। हाँ, इसमें जातियाँ भी हुई, किंतु इसका हम मूल्यांकन करें तो एक तरफ तो ये लगता है कि प्रधानमंत्री की दुर्भावना इसके पीछे नहीं थी और केवल उनका उद्देश्य अपनी कुर्सी की रक्षा करना नहीं था, बल्कि राष्ट्र और राष्ट्रवासी उनकी सोच के अंग थे। और जब उनको लगने लगा कि स्थितियाँ खराब हो रही हैं, तो उन्होंने एक एक करिश्माई तरीके से जब 18 जनवरी को 1977 को घोषणा की, और उसके बाद जितने विरोधी दल थे उन सब ने मिलकर के, क्योंकि तब भी विरोधी दलों को ये आत्मविश्वास नहीं था कि वे खुले चुनाव में जीत पाएंगे, तो उन्होंने एक मोर्चा ही नहीं बल्कि पार्टी बना ली, जिस पार्टी में अनेक विरोधी तत्व भी थे। उसमें समाजवादी थे, तो उसमें जनसंघ के लोग भी थे, तो उसमें जो है ओल्ड कांग्रेस के लोग भी थे। तो एक ऐसा जमावड़ा था, स्वतंत्र पार्टी के लोग भी थे। तो जनता पार्टी बनी और जनता पार्टी ने इंदिरा गांधी के खिलाफ या कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा। 16 मार्च 1977 को चुनाव हुए। इन चुनावों में जनता पार्टी को 542 के सदन में 330 सीटें प्राप्त हुई, जो साधारण बहुमत से बहुत अधिक थी। और कांग्रेस और सीपीआई को मात्र 154, क्योंकि सीपीआई जो थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और कांग्रेस, इन्होंने संयुक्त रूप से चुनाव लड़े थे। क्योंकि ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी आपातकाल में कि आपातकाल के समर्थकों में भी वामपंथी लोग, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी, और आपातकाल का जो सक्रिय विरोध किसी ने किया तो उसमें भी जो अतिवादी लोग थे, माओवादी, सीपीआई एमएल के लोग थे, उन्होंने अंडरग्राउंड तरीके से अपने पोस्टरों से, पर्चों से, दीवारों पर नारे लिखने से और अनेक तरीके से उन्होंने आपातकाल का विरोध किया। तो दोनों ही सिरों पर वामपंथ भी मौजूद था। धन्यवाद, नमस्कार।